वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती होनी है उसी का हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं 25 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर की, ये हमारे खान सर की बुक है और इस बुक में टोटल 18 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। उन्हीं सारे 18 सॉल्व पेपरों में दोस्तों आज हमारा 25 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो सीरीज हमारी है आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन है, पूछा गया है। इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, केसी वर्मा। दोस्तों, आपको बता दूं द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किताब के जो लेखक हैं वो हमारे के शंकरन नायर हैं। यानी कि पहला का अगर देखा जाएगा तो हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे इनसाइड आईबी एंड रा दिया गया है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रा, ये जो दोस्तों जो दिए गए हैं, अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि भारत के भीतर की खुफिया एजेंसी को आईबी कहते हैं। आईबी किसे कहेंगे, भारत के भीतर की खुफिया एजेंसी को आईबी कहेंगे और रा किसे कहेंगे, भारत के बाहर की खुफिया एजेंसी को रा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आईबी किसे कहा जाता है, भारत के भीतर की खुफिया एजेंसी को आईबी कहेंगे और रा किसे कहा जाएगा, ये भारत के बाहर की खुफिया एजेंसी को रा कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट का हमारा यहाँ पे सी के साथ राइट हुआ और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है। दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे कहा यह गया है कि संशोधन यानी कौन से संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है। वही दोस्तों जीएसटी जो लागू की गई है वो कौन से संशोधन संशोधन में हुआ है, ये 101वें संशोधन विधेयक 2014 में ये हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर इसका देखें तो 2 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दूसरे के बाद दोस्तों लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स कहेंगे, वायूर कहेंगे, डिडलिंग कहेंगे या स्पैमिंग कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स कहा जाएगा। यानी कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स कहेंगे। यानी कि 3 का अगर देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के ... से संबंधित है। यानी कह रहा है कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 साल के सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के
से जगह से यानी कौन से जिले से निवासी थे, ये हमको बात बतानी है दोस्तों। इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है तो दोस्तों केन नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, कल्याणी नदी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है, वो कल्याणी नहीं है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी जो नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अब अगर दोस्तों कह दिया जाए कल्याणी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कल्याणी नदी जो है ये जो है गोमती नदी की सहायक नदी है। किसकी है, गोमती नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुल मिला के यहाँ पे हमारा 5 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हुआ। और आगे देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डाट डाट जिले में पाई जाती है। दोस्तों कौन से जिले में पाई जाती है, तो जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो वो पाया जाता है दोस्तों जौनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। यानी 6 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 के बाद दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। दोस्तों यहाँ पे महोबा हमारा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा, तो महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। अब दोस्तों यूपी के बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं ये आपको अगर बताऊं मैं, तो बुंदेलखंड में यहां पे लिख देते हैं यूपी के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में आने वाले जिला, आने वाले जिलों का हिस्सा कह देते हैं। आने वाले जिलों का हिस्सा यहां पूछा ना, जिलों का हिस्सा कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, ये आप समझ लीजिएगा। एक तो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे बांदा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। फिर दूसरा झांसी हो जाएगा, तीसरा महोबा हो जाएगा, चौथा दोस्तों जालौन हो जाएगा, जालौन। और अगला हो जाएगा जालौन के बाद दोस्तों हमारा हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर के बाद दोस्तों हमारा चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट के बाद दोस्तों हमारा ललितपुर हो जाएगा। दोस्तों इतने सारे हमारे जो हो जाएंगे, ये 7 जिले जो हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डाट डाट के संग्रहालय में संरक्षित है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज और लुम्बिनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, यानी कि 8 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब सारनाथ है कहां पे दोस्तों, यूपी के वाराणसी शहर में सारनाथ संग्रहालय स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि सारनाथ संग्रहालय कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ये सारनाथ संग्रहालय स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्त या जय होटी के नाम से जाना जाता है। अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 9 के बाद दोस्तों हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डाट डाट 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसे संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब दोस्तों बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधनी हो जाएगा। पहली पत्रिका बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी 10 का अगर हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 10 के बाद दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डाट डाट से संबंधित है। प्रसिद्ध सितार वादक कौन से कहा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डाट डाट से संबंधित है। एटा से, इटावा से, औरैया से, फिरोजाबाद से। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि इटावा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। प्रसिद्ध तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यांगून है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, या फिर दोस्तों राजगीर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। तीसरे पूछा गया है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 251 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ये हुआ है दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीत। अगर यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीत की बात कर दी जाए, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह दी जाए प्रथम बौद्ध संगीत, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी। वो जो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ दोस्तों हुई थी, राजगृह में। दोस्तों बहुत ही ये तीनों बौद्ध तीसरी बौद्ध परिषद, ये तीनों बौद्ध परिषदियां जो है बहुत पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध संगीत की या प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। और यहाँ पे अगर द्वितीय की बात कर ली जाए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों कब हुई थी, द्वितीय हुई थी 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व ये हुई थी दोस्तों वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और अगर तृतीय की बात कर ली जाए दोस्तों, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तृतीय बौद्ध संगीत हमारी हुई थी 251 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये 3 बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा 12 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 के बाद दोस्तों लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 में, यानी कि 13 का अगर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 13, ये मतलब यहाँ पे 13 का हमारा बी यानी कि 1935। अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछा जाए दोस्तों तो 1 अप्रैल 1935 इसका एग्जैक्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, 1935 के लिए हो गया। अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। चेमाचेरी और कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। कथकली के, मोहिनी अट्टम के, भारतनाट्यम के, यक्षगान के। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 का ए, यानी कि कथकली हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम अगर देखेंगे तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, ये केरल का है, केरल का नृत्य है। अगर देखा जाए तो ये लिखे दे रहा हूं मैं दोस्तों, ये केरल का नृत्य है। और कथकली भी हमारा केरल का ही नृत्य है। और अगर भरतनाट्यम देखा जाए तो ये तमिलनाडु का, ये दोस्तों कहाँ का है, हमारा तमिलनाडु का नृत्य है। और फिर इसके आगे दिया गया यक्षगान। अगर यक्षगान की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारा कर्नाटक का है। कहाँ का दोस्तों, कर्नाटक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं, तो वो है दोस्तों कथकली के, यानी कि 14 का अगर देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट
हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? प्रथम थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, या फिर दोस्तों चतुर्थ थी? तो 15 का यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों बी, द्वितीय थी। 15 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? 6.8%, 7.8%, 8.8%, 9.8%। तो 16 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों 9.8%, यानी कि 16 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 6, भाग 2, भाग 8, भाग यहाँ पे 12। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भाग 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाग 2। अब यहाँ पे क्या भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भाग 2। और अनुच्छेद 5 से 11 तक, यहाँ पे अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों, ठीक है। ये इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 17 का हमारा अगर देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो गया। 17 के बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत ... वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, या 17 वर्ष से कम। दोस्तों आपको पता है कि 14 वर्ष से कम, यानी कि 18 का देखा जाएगा तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55, यानी कि 19 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 का बी, अनुच्छेद 55 हमारा इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उपसभापति थे। तो अब दोस्तों रवि राय थे, बलिराम भगत थे, एम अनंत सैनम अयंगर थे, जी लक्ष्मण थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हमारा सी, एम अनंत सैनम अयंगर थे, यानी कि 20 का हमारा देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे कहा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66, कौन सा? अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? हमारा 21 का यहाँ पे बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि 21 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सीरिया की राजधानी है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स, हमाह। सीरिया की राजधानी है दोस्तों, सीरिया की कौन सी राजधानी होगी? वो है दोस्तों हमारी दमिश्क, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 22 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मुद्रा की बात करते जाए, यानी दमिश्क की मुद्रा जो दोस्ती होती है सीरियन पाउंड होती है, यानी सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क, और सीरिया की मुद्रा की बात कर ली जाए तो सीरियन पाउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 का हमारा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा
निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। तो म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों वो है क्यात, यानी कि 23 का अगर हम देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजधानी की बात की जाए अगर इसकी, किसकी? म्यांमार की राजधानी, राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो इसकी राजधानी है दोस्तों नायप ईडा, नायप ईडा, नायप ईडा, ये है दोस्तों इसकी राजधानी। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो 1937 में भारत से अलग हुआ कौन? म्यांमार। तब इसका वर्मा देश नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका अब म्यांमार नाम कर दिया गया। यानी कि जब भारत 1937 में जो ये भारत देश से अलग हुआ था, उस समय पे इसका वर्मा देश नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका म्यांमार नाम है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों में अब जो हमने सीरीज पढ़ा दिया है दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट भी बना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर में जाइए और जो पुराने मैंने पढ़ाया है उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सब कुछ बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है या सोमालिया है? दोस्तों 24 का जो हमारा राइट हो जाएगा नाइजीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 24 का बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों की आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और दोस्तों ये सारी चीजें मेरे को ज्यादा ही मोटिवेट करते हैं, अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, और इस पे कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि कनाडा। इसका कितना है दोस्तों, यहाँ पे कितना भूमि के क्षेत्र का प्रतिशत है? अगर भूमि के क्षेत्र का प्रतिशत देखा जाए तो 38.17% हो जाएगा, यानी कि 25 का हमारा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। 26 का यहाँ पे हमारा ए नर्मदा के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नर्मदा दोस्तों जो है वो अरब सागर में गिरती है, और बाकी ये सारी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मतलब कह रहा है नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये सब कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, यानी कि 26 के यहाँ पे हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हुआ। और आगे देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल और बंधुआश्रम, बाल विवाह, सर पर मैला ढोना। तो यहाँ पे जो इसका 27 का हो जाएगा दोस्तों सी, बाल विवाह, यानी कि कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है? बाल विवाह के साथ लड़ी है। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 27 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है ब्लैक पैंथर, ग्रे हाउंड, कोबरा, व्हाइट टाइगर। दोस्तों ब्लैक पैंथर उसका नाम है। 28 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए 29 में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच
किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 में। 29 का यहाँ पे हमारा बी यानी कि 1972 के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 का बी 1972 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 का बी। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट बात की जाए दोस्तों तो एग्जैक्ट डेट इसकी 2 जुलाई है। क्या है दोस्तों? 2 जुलाई 1972 है। 2 जुलाई 1972 इसकी एग्जैक्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया। पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। तो 30 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि लखनऊ हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाबार्ड का अगर पूरा नाम जाने दोस्तों तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड की स्थापना अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना की बात अगर की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 इसका क्या है दोस्तों? स्थापना दिन है, स्थापना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगर इसकी मुख्यालय की इसका बात की जाए, मुख्यालय दोस्तों मुख्यालय जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई और आगे दोस्तों महाराष्ट्र हम लिख देते हैं। मुंबई कहाँ है दोस्तों? हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है दोस्तों। अब अगर इसके फुल नाम की बात की जाए तो नाबार्ड का पूरा जो नाम होता है वो दोस्तों होता है राष्ट्रीय, देख लीजिए मैं लिख रहा हूं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक। ये क्या होता है? नाबार्ड का पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा हो गया था 30 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ है? राइट हुआ है। अगर नाबार्ड के बारे में कुछ जानकारी पूछी जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका नाबार्ड का पूरा नाम अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। आगे देखेंगे दोस्तों 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डे किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो 31 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं 31 का सी यानी कि फ्रांस हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 का सी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। यानी कि 32 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों युग्मनज कहा जाता है। 33 का हमारा यहाँ पे ए के साथ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। युग्मनज के बाद दोस्तों भ्रूण की संरचना होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? नर और मादा के गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। 33 का हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। और 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120, 80 से 120। तो 72 से 80 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, उच्च घनत्व पॉलीथीन यानी कि HDPE,
थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स यानी TPU या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाएगा, यानी कि 35 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से और कितना मूत्र विसर्जित करता है। 1 से दोस्तों 1.2, 2.5, 3.0 लीटर, 1.8 लीटर। तो एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 36 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 के बाद दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया ये गया है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया है। अब दोस्तों योग के रूप में अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, तो ये सभी को पता है दोस्तों 21 जून, यानी 21 जून हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 37 का ए के साथ। अगला देखेंगे दोस्तों, ये हमारा सामान्य ज्ञान का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 38 नंबर सामान्य ज्ञान का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, ईसी कैंडल को दिया गया, डोइजी एंड डैम को दिया गया, कार्ल लिनियस को दिया गया, स्टैनफोर्ड मोर को दिया गया। 38 का हमारा यहाँ पे डोइजी एंड डैम, यानी कि 38 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दो कि ये किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या फिर दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब इसी का अगला पार्ट हिंदी वाला। तो हिंदी के पार्ट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हिंदी में जो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, यानी कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, रेखा चित्र होगा, संस्मरण होगा, आत्मग्लानि होगा, आत्मकथा होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहा जाता है दोस्तों, यानी कि 114 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे 114 के बाद दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन, और 115 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अन्य शब्द युग्म के सभी अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अन्न माने मतलब अनाज, अन्य माने दूसरा, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा 115 का ए के साथ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण दोस्तों निर हो जाएगा, यानी कि उपसर्ग आगे लगता है दोस्तों, तो 116 का हमारा यहाँ पे सी के साथ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 117 नंबर क्वेश्चन, और 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, खिलौना खेल मूल शब्द है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 117 का हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर, और 118 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो 118 का हो जाएगा सर्वनाम संबंधी, उन्होंने कहा जाना है, यहाँ पे लिखा दोस्तों उन्होंने कहा जाना है, सर्वनाम संबंधी यहाँ पे क्या है दोस्तों, अशुद्धि है। 118 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो जाएगा। 119 नंबर देखेंगे, और 119 नंबर में कहा है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, और या फिर दोस्तों मात्राओं का। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है दोस्तों, स्वरों का होता है। 119 में दोस्तों हमारा ए के साथ विकल्प क्या हुआ, राइट हो गया। आगे देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन, और 120 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है,
सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा, समास कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा या समास विच्छेद कहलाएगा? समासिक पद को तोड़ना कहलाता है दोस्तों समास विग्रह कहलाएगा। यानी कि 120 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 120 के बाद दोस्तों हम लोग 121 नंबर देखेंगे और 121 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि कर्म वाच्य में प्रधान होता है। कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्ता, भाव, विचार, कर्म। 121 का हमारा डी यानी कि कर्म वाच्य में प्रधान होता है, कर्म होता है, यानी कि 121 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो गया। 121 के बाद दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन और 122 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या होता है? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। तो 122 का दोस्तों हमारा हो जाएगा अवयव कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अवयव कहलाते हैं। यानी कि 122 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बना? बिल्कुल राइट बन गया। आगे देखेंगे 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये इस विराम चिन्ह का नाम है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 123 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। ये बच्चे को पता है दोस्तों, ठीक है। 124 नंबर देखेंगे। 124 नंबर में कहा कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डॉट डॉट अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ, विपरीत अर्थ, पर्याय अर्थ, असामान्य अर्थ। यानी कि 124 का हमारा हो जाएगा ए, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। 124 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 124 के बाद दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक काज होना गलत है, लाभ ही लाभ होना गलत है, एक काम से चार लाभ होना गलत है, एक ही काम से दो लाभ होना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 125 का उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला देखेंगे 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव है। दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। अब यहाँ पे 126 का हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आगे देखेंगे 127 नंबर और 127 नंबर क्वेश्चन में कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कितने आसान क्वेश्चन दोस्तों दे रखे हैं। अब ये लोग थोड़ा सा अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में टिक कर ले जाएंगे और अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। यहाँ पे 127 नंबर में दिया क्या है? कहा यह गया है कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलियों में चरणों की संख्या पूछी गई दोस्तों, तो 6 चरण होते हैं। और यहाँ पे कुंडलियां पूछा गया तो 6 चरण हो जाएंगे, ठीक है। आगे यानी कि 127 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 128 नंबर। 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर दोस्तों श्लेष अलंकार। तो 128 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे वर्णों की, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरन, तरुजा, तटमाल, तरुवर, बहुछाए, ये हो गया। 27 में बार बार आया है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी कि 128 का हमारा जो राइट बन गया दोस्तों, यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहलाएगी, व्यंजन कहलाएगी या अयोग वाह कहलाएगी? 129 का जो दोस्तों हो जाएगा हमारा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। यानी कि 129 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 129 के बाद दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन और 130 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। तपस्विनी होगा दोस्तों। 130 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। 130 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हो गया। आगे देखेंगे 130 के बाद दोस्तों 131 नंबर और 131 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। गुरु होगा, आचार्य होगा, शिक्षक होगा, आर्य होगा। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य होगा दोस्तों। यानी कि 131 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? राइट हो जाएगा। 131 का कौन सा हुआ दोस्तों? 131 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 131 के बाद दोस्तों 132 नंबर और 132 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है।
पुस्तक रखी है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, त्रिवचन है। दोस्तों त्रिवचन नहीं होता है, त्रिवचन को ही बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिवचन लेकिन लिखा है, तो ये तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। अब पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है दोस्तों, ये क्या है, पुस्तक रखी है तो एक वचन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहते हैं पुस्तकें रखी हैं तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पुस्तक रखी है तो एक वचन हो जाएगा। 132 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हिंदी बहुत ही सरल हिंदी दी गई है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो हिंदी में बहुत अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इनका दोस्तों लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से जरूर बता दिया करिएगा, तो ताकि दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगर आपका कोई भी और भी किसी प्रकार का राय सुझाव हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 132 के बाद दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन। और 133 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है, कहा गया है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। करण कारक का है, कर्ता कारक का है, कर्म कारक का है, अपादान कारक का है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक क्या है यहाँ पे, पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है यानी कि कर्ता कारक का। शिक्षक क्या है, हमारा कर्ता है, यानी कि 133 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 133 के बाद दोस्तों 134 नंबर। तो 134 नंबर पे दिया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 7 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, इसके होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 134 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इन तीनों भेदों की बात करें, मतलब तीनों भेद कौन कौन से होते हैं, अगर इनकी हम बात करें तो हम इनको लिख के दिखा रहे हैं। फर्स्ट भेद दोस्तों हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब दोस्तों द्वितीय अगर देखें तो द्वितीय आप जानते हैं मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। तृतीय की बात अगर की जाए दोस्तों तो तृतीय हमारा होता है अन्य पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों, अन्य पुरुष होता है। तो आप लोग जान लीजिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और वो तीनों हमने दोस्तों लिख दिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 134 के बाद दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन। 135 में दिया गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 3, 4, 6, 2 विशेषण के पूछा गया है दोस्तों। तो 135 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी, यानी कि 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भाग होते हैं दोस्तों, 4। तो 135 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर चारों भेदों की हम बात करें, फर्स्ट भेद, सेकंड भेद और यहाँ पे थर्ड भेद और फिर यहाँ पे हमारा फोर्थ भेद। अब दोस्तों पहला भेद की अगर बात की जाए तो गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, विशेषण। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों गुणवाचक के बाद अगर हम देखें तो अगला होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आगे बात की जाए तीसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये हो गया। और आगे बात की जाए दोस्तों चौथा, ये ऐसा दोस्तों होता है यहाँ पे सार्वनामिक होता है। ये कहिए सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों ये 4 हो गए हमारे क्या, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4। तो ये चारों भेद हमने लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं 135 के बाद दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन। और 136 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक, कौन सा विशेषण नहीं है। तो नमक हमारा जो है दोस्तों विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये विशेष्य है। क्या है दोस्तों, ये विशेष्य है। क्या है, ये विशेष्य है, विशेषण नहीं है बल्कि ये विशेष्य है, इसको कहा जाएगा नमक। यानी कि 136 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 136 के बाद दोस्तों 137 नंबर। यहां पे कहा किसी कार्य का करने
या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। काल कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे या फिर दोस्तों विशेषण कहलाएंगे। ये दोस्तों क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। 137 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 137 के बाद दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो 138 का दोस्तों जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रिया के घटित होने का समय। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, यानी कि 138 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 138 के बाद दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे या फिर विदेशी शब्द कहलाएंगे। क्या कहा है? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों कहलाएंगे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि 139 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 140 नंबर और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ग्राम, अस्त्र, सूर्य, माथा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों माथा जो है हमारा वो हो जाएगा तद्भव शब्द कौन सा है? तो माथा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 140 बाद दोस्तों 141 नंबर और 141 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाएंगे, अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, सामान्य शब्द कहलाएंगे। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। 141 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 141 के बाद दोस्तों 142 नंबर। 42 नंबर में कहा कि अग्रज का सही विलोम होता है। अग्रज का होता है दोस्तों अनुज, यानी कि 142 का यहाँ पे हमारा ए यहाँ भी राइट हो जाएगा। अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अग्रज का सही विलोम 142 का हमारा ए यानी कि अनुज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 143 नंबर में दिया ये गया है, यहाँ पे कहा गया है कि धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है, अर्थ होता है, स्वार्थ होता है, कोप होता है। धन का मतलब क्या होता है दोस्तों? धन का मतलब दोस्तों यहाँ पे अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्थ, यानी कि 143 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 144 नंबर। 144 नंबर में कहा है कि उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सिया राम शरण की या फिर अज्ञेय की। उर्वशी किसकी रचना है? 144 का हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। 144 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 144 के बाद दोस्तों अब हमारा 145 से लेकर के 149 नंबर तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, पैसेज दिया गया है। इन्हीं पैसेज को पढ़ करके हमको सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। दोस्तों सबसे पहले हमने बताया है पैसेज के पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसेज पढ़ करके इनका आंसर देते चले जाइएगा। पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। फिर कहा है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है। फिर कहा है मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं आगे क्या है। फिर मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। फिर गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। फिर अगला, तो ये तो अगला क्वेश्चन ठीक है। अब यहां से हम 145 नंबर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। कहा गया है कि मोबाइल फोन यानी कि मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे कार्य के संबंध में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है।
जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फोन आ जाए तो काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आ जाए तो काफी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हो है तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है, और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा है पहला क्वेश्चन, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। कहीं भी रहकर कार्य को पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, ये तो गलत बात है। नेट का कुशल प्रयोग, ये भी गलत है। पैसों का लेन देन, गलत। यानी कि कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, ऐसा वाक्य हमको मिला है। यानी कि 145 का हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है और सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे हमारा डी के साथ यानी कि 146 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला हमारा है यहाँ पे 147 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं दुखद भी है। यानी कि 147 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 148 नंबर, और 148 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया कि मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा, धन प्राप्ति होगी, या फिर दोस्तों परेशानी होगा। मोबाइल फोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से हमारा क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा 148 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 149 नंबर, और 149 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, कहा गया कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा हमारा मोबाइल फोन की हानि, मोबाइल फोन के लाभ। हमारा मोबाइल नहीं, केवल मोबाइल फोन हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा। 149 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया निहारिका, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। दोस्तों यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारी कोई भी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। क्या है दोस्तों, कोई भी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। अगर महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की कृति जो है, महादेवी वर्मा की जो कृति है दोस्तों, इनकी जो कृति है निहार। क्या है दोस्तों, यहाँ पे निहार इनकी कृति है। ये यहाँ पे जो निहारिका लिखा है, निहारिका ना होकर के निहार होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो निहार, जो निहारिका लिखा है ये किसकी है, निहारिका मैं लिखे दे रहा हूं दोस्तों सभी का। निहारिका जो यहाँ पे दिया गया है ये है सुधाकर पांडे जी का है। किसका है दोस्तों, सुधाकर पांडे जी का है। और साकेत जो है दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, ये साकेत जो है, साकेत किसका है, साकेत हमारा है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त। और आगे देखेंगे अगर यहाँ पे कामायनी जो दिया गया है दोस्तों, कामायनी ये है दोस्तों हमारे जय शंकर प्रसाद की, जय शंकर प्रसाद का है। और यह प्रिय प्रवास जो दिया गया है दोस्तों, ये प्रिय प्रवास जो है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और आगे
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की बात की गई थी, तो महादेवी वर्मा की इनमें से कोई भी कृति नहीं है। महादेवी वर्मा की कृति क्या हो जाएगी, निहार है। तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है दोस्तों, जो निहारिका लिखा है इस जगह पे निहार होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि जो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।